दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हमारा मीटरोलॉजी मौसम विज्ञान का अंतिम टॉपिक है छठा, जिसमें हम पढ़ेंगे मौसम का पूर्वानुमान, ग्रीन हाउस प्रभाव है, कुछ फिनोमिनन के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मौसम के पूर्वानुमान के बारे में, देखेंगे इसकी परिभाषा, इसके प्रकार, उसकी विधियां क्या है। तो देखते हैं सबसे पहले इसकी परिभाषा। तो सुनिए, मौसम को आने से पहले उसका पूर्वानुमान या भविष्यवाणी करना ही क्या कहलाता है? मौसम का पूर्वानुमान। मौसम कैसे? जैसे वर्षा आ गई या बादल आ गए, ओलावृष्टि आ गई या पाला आ गया, इसको आने से पहले उसका भविष्यवाणी करना क्या कहलाता है? मौसम का पूर्वानुमान कहलाता है। अब है मौसम पूर्वानुमान ज्ञात करने के प्रकार, यानी कि मौसम का पूर्वानुमान 3 प्रकार का होता है। मौसम का पूर्वानुमान के प्रकार पढ़ रहे हैं तो ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है शॉर्ट रेंज, एक होता है मीडियम रेंज और एक होता है लॉन्ग रेंज। शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग हिंदी में लिख लेते हैं अपने तो, यानी कि कम अवधि या लघु अवधि के लिए, लघु अवधि के लिए, यानी कि शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग। दूसरा है मध्यम अवधि के लिए, यानी कि मीडियम रेंज। और तीसरा है दीर्घ अवधि के लिए, यानी कि लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है, यानी कि मौसम पूर्वानुमान के जो प्रकार है ये 3 है, यानी कि शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग। ये 3 प्रकार है। शॉर्ट रेंज में लगाया जाता है 3 दिन के लिए पूर्वानुमान, यानी 3 दिन से या 3 दिन तक वैलिड होता है, यानी 3 दिन से कम के लिए। और ये होता है मध्यम वाला 3 से 10 दिन, 3 से 10 दिन। ठीक है, 3 से 10 दिन के लिए कौन सा? मध्यम वाला। और दीर्घ वाला है 10 दिन से अधिक के लिए, 10 दिन से अधिक के लिए। शॉर्ट वाला 3 दिन से कम, और मध्यम वाला 3 से 10 दिन, और लॉन्ग वाला 10 दिन से अधिक के लिए लगाया जाता है। ये हो गए अपने मौसम पूर्वानुमान ज्ञात करने के प्रकार या मौसम पूर्वानुमान के प्रकार। अब देखते हैं मौसम पूर्वानुमान ज्ञात करने की विधियां या मेथड। मौसम पूर्वानुमान की 3 विधियां है, 2 विधियां है। एक तो होती है सिनोप्टिक मेथड और दूसरा है स्टैटिकल मेथड। अब है, अगर हमें शॉर्ट रेंज यानी कि कम अवधि वाले मौसम का पूर्वानुमान ज्ञात करना है तो कौन सी विधि उपयोग करेंगे? सिनोप्टिक। और शॉर्ट और लॉन्ग दोनों विधियां ज्ञात करेंगे तो स्टैटिकल मेथड यूज करेंगे। ये कौन से? यानी कम अवधि वालों के लिए, कम अवधि या लघु अवधि, यानी कि शॉर्ट रेंज। अगर हमें शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग करना है तो कौन सी विधि उपयोग करेंगे? सिनोप्टिक। और अगर शॉर्ट एंड लॉन्ग इन दोनों के लिए करना है तो कौन सी विधि उपयोग करेंगे? स्टैटिकल मेथड। अब है मौसम पूर्वानुमान से संबंधित एक इंस्टीट्यूट है जो इंपॉर्टेंट है, NCMRW, यानी कि नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। ये है अपने नई दिल्ली में, यानी कि इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। ये हो गया आपके मौसम का पूर्वानुमान ज्ञात करने की अपने जो प्रकार हो गया, विधियां हो गई, और ये इंस्टीट्यूट हो गया, और परिभाषा भी मैंने बता दी। पहला टॉपिक हो गया। अब है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस प्रभाव, इसको ग्लोबल वार्मिंग भी बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, देखते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है। तो सुनिए एक बार ऊपर से। पृथ्वी के औसत तापमान में लगातार वृद्धि होना ही क्या कहलाता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग। ये जो पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि क्यों होती है? ये होती है ग्रीन हाउस गैसों से, जैसे CH4 हो गया, CO2 हो गया, आदि गैसों का पृथ्वी या वायुमंडल के चारों ओर कवर होने के कारण वो क्या करता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग दर्शाता है। पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि, पृथ्वी के औसत तापमान
में वृद्धि होना, वृद्धि होना क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, अब है ग्रीन हाउस गैसें कौन सी है? ग्रीन हाउस गैसें तो वो है मुख्यतः है CO2 और दूसरी है CH4 N2 और CFC, ये मुख्यतः ग्रीन हाउस गैसें हैं। अब है जो CO2 है वह अपने ग्रीन हाउस इफेक्ट में योगदान देती है 76% और CH4 देती है 16% और N2 देती है 6% और CFC देती है 2%। ठीक है, ये जो मुख्यतः ग्रीन हाउस गैसें हैं मेनली ये हैं, अपने एग्जाम में पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी मुख्य ग्रीन हाउस गैस मानी जाती है, तो ग्रीन हाउस गैसें तो क्या है? चारों ही है, लेकिन मुख्य कौन सी है? यानी सबसे ज्यादा योगदान देती है 76% ग्रीन हाउस इफेक्ट में, कौन सी? CO2। अब है ये प्रोसेस, यानी कि इसकी विधि क्या होती है ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट की। तो देखिए ये जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी? CO2, CH4 N2O और CFC, इनकी मात्रा अगर सामान्य होती है, वातावरण में सामान्य होती है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनकी मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है। जैसे CO2 की मात्रा वायुमंडल में है 0.03%, तो ये कोई दिक्कत नहीं करेगी, यानी ये इतनी तो होनी चाहिए वायुमंडल में CO2 की मात्रा, लेकिन इससे यानी सामान्य मात्रा से अधिक हो गई। इन सभी ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा सामान्य मात्रा से क्या हो गई? अधिक। अधिक होते ही ये अपने पृथ्वी के चारों ओर, सॉरी वायुमंडल के चारों ओर, वायुमंडल के चारों ओर ऊपर क्या एक कवर यानी कि आवरण बना लेगी। यानी जो वायुमंडल है अपना, उसके चारों ओर इन ग्रीन हाउस गैसों का आवरण हो जाएगा या कवर हो जाएगा, जिनसे सूर्य की किरणें, ये सूर्य हैं, इनसे सूर्य की किरणें आ तो जाएगी अंदर, लेकिन लौटकर वापस नहीं जाएगी, क्योंकि ये कवर है, ये ढके हुई है वायुमंडल को ये गैसें, तो टकरा कर ही वापस आ जाएगी। इस प्रकार पृथ्वी के जो औसत तापमान है, पृथ्वी का औसत तापमान है, उनमें वृद्धि होती है, उसे ही ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ये हो गया आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग। अब है कुछ फिनोमेनन, यानी कि मौसम विज्ञान से संबंधित कुछ घटनाएं या फिनोमेनन है, फिनोमेनन या घटनाएं, या बोल दो अपने कुछ टर्म्स है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से टर्म है। पहला है कंटूर, दूसरा है आइसोबार, आइसोबार, तीसरा है आइसोथर्म, आइसोटेक, पांचवा है आइसोहेल्स। ये चार देखते हैं, बाद में देखेंगे इनको। ठीक है, कंटूर ये होता है समान ऊंचाई के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, यानी कि समान ऊंचाई पे एक ये बिंदु है, ये बिंदु, यानी समान ऊंचाई पे इनको मिलाने वाली रेखा ही क्या हो गई? कंटूर। यानी कि समान ऊंचाई के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? कंटूर। अब है आइसोबार, यानी कि समान दाब के बिंदुओं को मिलाने वाली, बार मतलब दाब, समान दाब के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? आइसोबार। समान दाब के बिंदुओं, दाब के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोबार। अब है आइसोथर्म, यानी कि समान ताप के बिंदुओं को, समान ताप के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा आइसोथर्म। और आइसोटेक समान गति के बिंदुओं को, समान वायु की गति, गति कौन सी? वायु की गति, वायु की गति के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोटेक। पांचवा है आइसोहेलाइन और आइसोहेल्स, पांचवा है आइसोहेल्स, आइसोहेल्स। छठा है आइसोहेलाइन, और सातवां है आइसोहाइट।
पीछे 4 हो गए, ये 5वां है आइसोहेल्स आइसोहेलाइन, दोनों को समझिए। ये तो है समान सूर्य की रोशनी को रोशनी के बिंदु को मिलाने वाली रेखा, और ये है समान लवणता के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। समान सूर्य की रोशनी या रोशनी के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, रोशनी के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोहेल्स। जबकि आइसोहेलाइन समान लवणता के बिंदुओं, समान लवणता के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा आइसोहेलाइन। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। अब है आइसोहाइड, समान वर्षा के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, समान वर्षा की मात्रा के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोहाइड। ये हो गया आपके टॉपिक नंबर 6 मौसम विज्ञान का, जिसमें हमने पढ़ा मौसम का पूर्वानुमान, ग्रीन हाउस इफेक्ट और कुछ घटनाएं जो ये बता दी मैंने। धन्यवाद दोस्तों।